बीएमसी इंजीनियर की गुंडागर्दी, 40 लाख की फिरौती नहीं देने पर जेसीबी से कारखाने पर चलाया बुलडोजर। बीएमसी और पुलिस के परमिशन के बिना जमींदोज किया कारखाना। मुंबई के मालाड मालवाड़ी इलाके में बीएमसी अधिकारी की गुंडागर्दी सामने आई। बीएमसी अधिकारी को 40 लाख रुपए की हफ्ता वसूली नहीं मिलने पर अधिकारी ने बिना लीगल नोटिस और पुलिस बंदोबस्त लिए बिना सुबह सुबह व्यवसायी के कारखाने को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। व्यवसायी ने जब इसकी शिकायत मालवाड़ी पुलिस को दिया तो पुलिस ने व्यवसायी को ही धमकाने लगी। इस पूरे प्रकरण का व्यवसायी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला मालाड पश्चिम मारवे रोड स्थित पी नॉर्थ बीएमसी के हद में आने वाले योगेश श्रीधर राव का पुराना बना हुआ कारखाना है। शिकायतकर्ता योगेश श्रीधर के अनुसार यह कारखाना काफी पुराना है, जिसको बनाने की परमिशन महाड़ा की तरफ से दी गई थी। बीएमसी की तरफ गुमास्ता लाइसेंस भी मौजूद है, लेकिन उनके बावजूद बीएमसी का इंजीनियर प्रवीण मधुकर मुलुक ने जबरन बिना किसी पुलिस परमिशन के सुबह 9 बजे जेसीबी की मदद से पूरा कारखाने को जमींदोज कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीएमसी इंजीनियर प्रवीण मुलुक ने कारखाना नहीं तोड़ने के लिए 40 लाख रुपए की मांग की थी। जब योगेश राव ने 40 लाख देने से मना किया तो अधिकारी मुलुक ने मालाड पी नॉर्थ बीएमसी और मालवाड़ी पुलिस को बिना बताए जबरन सुबह कारखाने को तोड़कर कार्रवाई की। योगेश श्रीधर का आरोप है कि अधिकारी मुलुक सुबह सुबह कारखाने पर जेसीबी लेकर आया, तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी। जब उसे रोकने की कोशिश किया तो उसने योगेश श्रीधर राव को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और गाली गलौज पर उतर आया। कारखाने में रहने वाली एक महिला ने जब इसका विरोध किया तो महिला को गाली देकर बाहर भगा दिया। इसकी शिकायत जब मालवाड़ी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने बीएमसी अधिकारी को पहले खूब क्लास लगाई, लेकिन बाद में कोई मामला दर्ज नहीं किया। कारखाना मालिक का पड़ोसी, जिससे अधिकारी मुलुक ने 40 लाख रुपए की फिरौती मांग किया था। जोंदड़े सुनील जी बोला था मेरे को, जरीबनी मंदिर है उधर गाड़ी में बिठाया था। वो मेरे को ऐसा दिखा है 4 लाख रुपए दे दो, उसके बदल अब सुनील जोंदड़े। सुनील जी ये जो तोड़ने आया था अधिकारी बीएमसी का, उसने मुलिक पैसे उसे 40 लाख बोला था। मोबाइल पे मेरे को 4 ऐसा उंगली दिखा है 40 दे, उसके बाद उसको क्या बोला 40 ने तो 25 दे दे, मैं ये मैटर छोड़ देता हूँ। उसके बाद गाड़ी में वो बैठ के निकल गया, मैं उससे गाड़ी से उतर गया। मुलिक पैसे नहीं मिले तो पैसे नहीं मिले तो थोड़ा ही कार्रवाई किया उसने। इनको समझा रही थी मगर वो थोड़ा सा भी वो ऑफिस से रुकने को नहीं तैयार था। फटाफट तोड़ दे रहा था और गाली गलौज से बात कर रहा था। मैंने उसको बोला कि पीछे अनलीगल बना है, चर्च की प्रॉपर्टी में बना हुआ है, जब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। 1 साल से गली इतनी सी थी, मेरे पास पूरे वीडियो रखे हुए हैं और मगर पीछे के बारे में कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे जिसका लीगल है उसके साथ में गलत काम किया और गलत से तोड़ दिया। ये तो बेकार बात है ना, ये अच्छी बात थोड़ी है। कंप्लेंट करने से पहले दादा ने कंप्लेंट कर दिया था और ऊपर से फिर पुलिस आई और पुलिस ने बोली कि तुम कौन होते हो, तुम मुसलमान हो और ये हिंदू है, ये तुम्हारा भाई कैसे हुआ, क्यों मैं इसको राखी नहीं बांध सकती हूँ? कि मैं इसको हर साल राखी बांधती हूँ, ये मेरा भाई है। 40 लाख रुपए मांगा था। का नाम है और क्या मामला खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है 2018 में, जो पहला खेडूत का था और 1957 में इधर खेडूत जब खेती करता था इसका घास का गोदाम था, उसका प्रूफ है मेरे पास 76 का। मतलब म्हाड़ा ने, कलेक्टर ने मेरे को राइटिंग में लिख के दिया है 40/100 का और पहला मतलब भी लिख के दिया है। और इसने मेरा कुछ देखा नहीं और सीधा तोड़ दिया मेरे से बोला। और ये कोरोना में मेरा लॉस होने से कारखाना मेरा बंद था, जो इंटीरियर डेकोरेटर का मैं काम करता हूँ इसमें चलता था, तो कोरोना की वजह से मैं लॉस हो गया धंधे में, तो कारखाना बंद करके रखा था। और ये कारखाना लगभग 10 महीने से बंद ही है, जो लॉक लगा के रखा था। और उसका बोलना है कि इलेक्शन में कर दिया। जब ये आया तो कुछ नहीं, देखो ऑक्टोबर कारखाना था पूरा। कैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। और ये कन्वेंस के अंदर एंट्री है कि इधर पहले घास का गोदाम था करके रजिस्टर ने राइटिंग में लिया है, देखो उसका डॉक्यूमेंट है। आपको मेरे को शनिचर को 1 बजे दिया, बीएमसी उस दिन हाफ डे था, 11 बजे बंद हुआ। वो भी मेरे हाथ में नहीं दिया ना, मेरे कारीगर इधर बाजू में गैरेज वाला है उसको देख के चले गए और उसको बोल देना कि सोमवार को सब सामान खाली कर दिया। हालांकि इसमें कुछ सामान नहीं था। जब मैं सोमवार को उससे नोटिस लेके गया तो उधर था नहीं है, तो मैंने लॉयर से पहले दिन आर्गुमेंट किया, तो लॉयर ने बोला डिस्पैच दे दो और पेपर तुम्हारा बताओ और उसको मिलो। जब मैं गया तो उधर था नहीं। मैं 7:30 बजे बीएमसी में एक अधिकारी नहीं था,
10:30 बजे डिस्चार्ज चालू हो गया, मैंने डिस्चार्ज दिया। वैसा मेरे को मुकादम जो बोल रहा है, वो मुकादम ने लेबर है, वो बोला अरे तू इधर क्या कर रहा है, उधर जाओ, वो तोड़ रहे थे। जब मैं आया तो मेरे को प्रॉपर्टी में से मेरे धक्का मार दिया, गिर गया। ये मेरी मानी हुई बहन है, वो जब बोली कि भाई ये मेरा भाई का प्रॉपर्टी है, प्राइवेट है, तो इसको गाली गलौज करने लगा। और मेरे को बोलता जा कोर्ट में जा, संविधान को नहीं मानता हूँ, जो करना है वो कर ले। कौन है अधिकारी की? मलिक करके, क्या है, कौन सा पोस्ट है? ये मुकादम के ऊपर सब इंजीनियर है और डीओ राणे है, वो नोटिस पे राणे का साइन था। ये बात वार्ड ऑफिसर को भी नहीं मालूम है। और जब यहाँ मैंने 100 नंबर पे फोन करके बुलाया पुलिस को, मेरे प्रॉपर्टी में दादागिरी कर रहा था, तो पुलिस ने हमको दोनों लेके गया। तो वहाँ जो ड्यूटी ऑफिसर था 3 स्टार, उसने पहला उसको बोला हमको इतला किया बिना उधर तो गया कैसा, तो चुप बैठ गया। बाद में घुमा घुमे करने लगा और बाद में क्या मालूम किसका फोन आया क्या आया। पुलिस वाले मेरे को बाजू में बैठा दिया, उसको लेके गए और हम लोग 8 घंटा बैठे थे दोनों को। बाद में रात को मालूम गिरा केस हो गया, मेरे को 141 का नोटिस दिया और बोला जामीन ले लो। उसके बाद मैंने सब टेलीविजन सब जगह किया, पीएमजीएम से चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत SIT लगा के सस्पेंड किया जाए और इनकी पूरी इंक्वायरी की जाए। गाँव से लेके ये रहता है किधर, कभी ड्यूटी में ज्वाइंट हुआ, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, इसको क्या अधिकार है, ये सब मेरे को जांच की है। ₹100 की मांग की थी। मेरा एक दोस्त है, उसको बोला 40 लाख रुपए देने बोल, नहीं तो हम लोग तोड़ डालेंगे। मैं बोला अरे जब पुराना कारखाना है, मैंने बनाने में 10 लाख रुपए खर्चा नहीं किया, वो भी मैंने इधर उधर लोन बीन करके किया था और ये मांग रहा है। और मेरे को, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं, उस दिन आया तो उसको पहले बार उसको देखा और सीधा गाली गलौज से बात कर रहा है, माँ बहन पे से गाली, जा जो करने का है कर, मेरे प्रॉपर्टी में, उसको मेरे प्रॉपर्टी में मेरे को धक्का मार रहा है। बोलता ऐसा कानून नहीं है, तेरे प्रॉपर्टी में तो खड़ा रहता है। देखो कैसा पूरा वीडियो है, घूम रहा है जैसा कि कोई शहंशाह है, जैसा कि इसका ही चल रहा है। वसई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मीरा भाईदर वसई विरार पुलिस आयुक्त काले की वालेव और मानिकपुर पुलिस स्टेशन की अपराध शाखा ने मारपीट व चाकू की नोक पर जबरन चेन स्नैचिंग व मोबाइल स्नैचिंग और लूटमार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,10,000 रुपए का माल भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि वसई क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदातें काफी बढ़ती जा रही हैं। जिस पर वरिष्ठों के मार्गदर्शन में पुलिस उप आयुक्त परिमंडल 2 ने वाले और मानिकपुर पुलिस स्टेशन की अपराध शाखा की कुछ टीम के अधिकारियों को मिलाकर एक टीम गठित की गई, जिस पर पुलिस द्वारा तकनीकी जानकारी व मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा ने गुजरात के हिम्मतनगर से कन्नू भाई उर्फ कन्हैया राम भाई सोलंकी, मुंबई के भांडुप से मोहम्मद शरीफ फरीद खान और वसई से अयूब खान, ऐसे कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी को मानिकपुर पुलिस स्टेशन व 1 आरोपी को वाले पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1,10,000 रुपए के लगभग माल बरामद किया है। वहीं इस मामले में जोन 2 की DSP पूर्णिमा चोगोले ने बताया कि पुलिस द्वारा मोहम्मद शरीफ फरीद खान के द्वारा पालघर जिले में किए गए 3 आपराधिक मामलों का खुलासा किया गया है। अन्य पकड़े गए 2 आरोपी कन्नू भाई उर्फ कन्हैया राम भाई सोलंकी गुजरात में 7 आपराधिक मामलों को अंजाम दे चुका है, तो वहीं मोहम्मद शरीफ फरीद खान पर पालघर के अलावा बांद्रा व गुजरात के उमरा में आपराधिक मामला दर्ज है। आरोपी अयूब खान पर भी वाले पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामले दर्ज हैं। 28 नवंबर को वाले पुलिस स्टेशन और मानिकपुर में सुबह 11:30 के बजे के टाइम पे 2 चेन स्नैचिंग हुए थे। उसमें इन दोनों वारदातों में कंप्लेंट महिलाएं थी और सीनियर सिटीजन थी। तो हमारी डीबी टीम ने, दोनों डीबी टीम मानिकपुर और वाली डीबी टीम ने बहुत अच्छे सराहनीय ऐसे काम किया। उन्होंने मोर देन 150 से ज्यादा भी सीसीटीवी चेक किए, डम डाटा पे बहुत अच्छे से काम किया। और वो ये जो चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, उनके जो पीछे आरोपी थे उसको पकड़ने में मानिकपुर और वाली पुलिस स्टेशन को सक्सेस मिला है। एक्चुअली ये जो आरोपी है, इसमें हमने 4 आरोपी निष्पन्न किए हैं। कन्हैयालाल सोलंकी, जिग्नेश घासी, मोहम्मद शरीफ खान और जीवतराम मीना, ये 4 आरोपी इसमें निष्पन्न हुए हैं। 2 आरोपियों को हमने गुजरात हिम्मतनगर से अरेस्ट किया है और बाकी 2 को हम जल्दी अरेस्ट करने वाले हैं। 2 चेन स्नैचिंग हमारे यहाँ जो हुई है वो रिकवरी हो गई है। इसके बाद उन्होंने 29 को एक कल्याण में किया था, वो भी हमने इन्होंने ही किया था, रिकवरी हुई नहीं है। लेकिन ये जो है वो छारा गैंग बोलते हैं इनको, तरावत राजस्थान और कुबेरनगर अहमदाबाद में इनका एक्टिविटी सेंटर है। बैंक के बाहर
जो इनोसेंट लोग पैसे निकाल के कुछ काउंट करते रहते हैं या बैग में डालते हैं, उनकी बैग स्नैच करना, ये इनका मोडस है। इस टाइम उन्होंने थोड़ा चेंज किया, इन्होंने पहली बार चेन स्नैचिंग किया है और अपना जो वर्किंग एरिया है राजस्थान गुजरात वो छोड़कर और महाराष्ट्र में उन्होंने एंट्री की थी। उनको यहाँ शेल्टर मोहम्मद शरीफ फरीद खान ने दिया था कि जो कामन में रहता है, उसका घर कामन गांव में खुद का घर है, बहुत सालों से वो महाराष्ट्र में रहता है और वो भी छारा गैंग का मेंबर ही था। वो भी यहाँ से जाके उधर बैग स्नैचिंग करके यहाँ शेल्टर लेता था। तो इस टाइम उन्होंने मोडस चेंज किया और चेन स्नैचिंग पे उन्होंने फोकस किया था। उनकी एंट्री हुई थी 28 और 29 को, 2 दिन उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। 25 नवंबर को महाराष्ट्र आए थे और उसके आगे भी वो करने वाले थे। तो वाली पुलिस स्टेशन और मानिकपुर पुलिस स्टेशन की डीपी ने बहुत अच्छे से काम करके उनको टाइमली उनको अरेस्ट किया है और भविष्य में जो वारदातें होगी वो रोकने में महाराष्ट्र पुलिस को सक्सेस मिली है। कितने मामले दर्ज? कन्हैया सोलंकी पे गुजरात में 10 से ज्यादा मामले हैं। जिग्नेश हाशिम, मोहम्मद फरीद खान, उनका भी रिकॉर्ड है। सभी पे अच्छे खासे गुने राजस्थान गुजरात में दाखिल है। तो वहां उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई थी, तो उसके लिए बचाव करने के लिए वो उधर शेल्टर ले रहे थे और नया कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अभी मोहम्मद शरीफ को फरवरी में अटक हुआ था, 3-4 महीने जेल में भी था। आने के बाद फिर उसने अपना जो बैग लिफ्टिंग का मोडस चेंज करके चेन स्नैचिंग पे फोकस किया था और अपने इन साथीदार दोस्तों के साथ वो महाराष्ट्र में एक्टिविटी शुरू करने वाला था। मोटिव चोरी करने का क्या होता है? मतलब ये चोरी क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। चोरी करके कोई समाज कार्य नहीं होता, चोरी करके पैसे कमाए जाते हैं। तो पैसे कमाने के लिए लोगों को तकलीफ, दिस इज अ क्राइम, सीरियस क्राइम की चेन स्नैचिंग करना, किसी की मालमत्ता सामने छीन लेना, दिस इज क्वाइट वेरी सीरियस क्राइम। इसको पनिशमेंट भी सीरियस है, इंटेंशन बहुत खराब है। दे आर टोटली बहुत सराइत गुनेगार बोले तो भी ठीक है। बैग लिफ्टिंग में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, इजीली बैग लिफ्ट करते हैं। इस टाइम उन्होंने चेन स्नैचिंग पे फोकस किया था और 3 सक्सेसफुल उन्होंने चेन स्नैचिंग महाराष्ट्र में किए भी थे। क्या रिकॉर्ड किया? इसमें हमने हमारे यहाँ जो वाली पुलिस स्टेशन की 7 ग्राम और मानिकपुर की 10 ग्राम चेन रिसीव हो गई है। कल्याण की जो है हम 2 और आरोपी और अरेस्ट करने हैं, उनके पास से वो मिल जाएगा। चारों आरोपी एक दूसरे का पहचान, उनकी पहचान कैसे? वो राजस्थान गुजरात के हैं, जेल में उनकी पहचान अच्छे से हो गई थी और उनकी मोडस बैग लिफ्टिंग ही है। अपना एरिया एक होने की वजह से उनकी एक दूसरे में अच्छी पहचान है और कुछ गांव वहां के ऐसे कि जो वही काम करते हैं। अभी आज पीसी वाली की खत्म हो रही है और हम उनको ट्रांसफर मानिकपुर में कर रहे हैं। भागवत गीता जयंती के उत्सव पर पहुंचे अमेरिका के केन पैक्सटन एंड जॉन स्कॉट, टेक्सास और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। मुंबई सहित पूरे देश में आज गीता जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मुंबई कांदिवली पोईसर जिमखाना की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गीता जयंती का शानदार उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के प्रमुख अतिथि अमेरिका के केन पैक्सटन एंड जॉन स्कॉट, टेक्सास और रहे महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, भारतीय जनता पार्टी के आशीष शालार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि गीता हमें ज्ञान के साथ साथ गीत हमें कर्म का भाव सिखाती है, गीता हमें रास्ता दिखाती है, गीता हमें उन्नति बनाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आप अपने कर्म के अधिकारी हैं, फल देने का काम हमारा है, अंततः हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल जी ने गोपाल शेट्टी की संकल्पना झोपड़ी मुक्त मुंबई को लेकर भी अपने बयान दिया। बताया हमें इसके लिए आगे आना होगा, हम सबको अपने कर्म करने होंगे जिससे हमें अपने फल की प्राप्ति होगी। क्या कुछ कहते हैं राज्यपाल के राधाकृष्ण, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले गोपाल शेट्टी ने राज्यपाल का भव्य स्वागत सत्कार किया। वहीं महाराष्ट्र के अध्यक्ष आशीष शेलार का भी सम्मान किया गया। दीपू शो के बाद यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें भगवान गीता से जुड़े हुए कई गीत संगीत भी पेश किए गए। गोपाल शेट्टी पूर्व सांसद, मैंने एक आधिकारिक विधेयक तैयार किया और उसे संसद में पेश किया। मेरा ये प्रस्ताव था कि यदि विवाह माता पिता की सहमति से हुआ है तो शादी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर ये विवाह माता पिता की सहमति के बिना हुआ है तो लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। अगर कोई उनके बच्चों को उनसे छीन लेता है तो यह स्वीकार नहीं है। माता पिता खुद अदालत नहीं जा सकते।
हम कुछ नहीं कर सकते। ये कैसे चल सकता है? ये बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं राज्यपाल राधाकृष्णन को एक पत्र लिखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। जयंती के अवसर पर पोईसा जिमखाना भारतीय जनता पार्टी और इस्कॉन के माध्यम से गत 4 साल से हम लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज महाराष्ट्र के महामहिम राधाकृष्णन साहब यहाँ पर आए और हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। गीता के जो उपदेश है, संदेश है, वो लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। और खुशी की बात यह है कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी, राधाकृष्णन जी ने कहा कि हम अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों मिलकर सामान्य लोगों के जीवन में बदलाव आए, इसके लिए काम करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम का नियोजन हुआ, इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भारत देश के कोने कोने तक भगवत गीता का जो संदेश है वो पहुंचे। इस प्रकार का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। पार्लियामेंट में मैंने जो बिल, प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था कि बच्चों का शादी जो 18 साल का उम्र है इन दिनों में, उसको 21 साल करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको डायरेक्ट बिल बनाकर पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। अब वो कमेटी में गए, 4 साल से डिस्कशन हो रहा है। जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो आना नहीं देते हैं उसको बिल पास होने के लिए, क्योंकि बिल में डायरेक्ट 21 साल का शादी का था। हमारा प्रपोजल था कि माँ बाप के सम्मति से होता है तो 18 साल करना चाहिए, माँ बाप के सम्मति के बिगड़ होता है तो उसका 21 साल करना चाहिए। अब देहात के कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि 18 साल हो गया तो बच्चे का शादी करके जान छुड़ा दो। ये एक मानसिकता विकसित हुई, वो भी उसका एक बड़ा रोड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो लव जिहाद का जो एक मूवमेंट चला है उसमें बहुत सारे बच्चियों का जीवन में बहुत दुर्दशा होते हुए हमने उनको देखा है। इसलिए मैंने ये सुना है कि गुजरात की सरकार ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि अगर बच्चों के माँ बाप के परमिशन के बगैर उसका साथ में कोई शादी नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ। देश के सभी राज्यों ने इस प्रकार का कानून आने वाले दिनों में बनाना चाहिए, ताकि माँ बाप जो बच्चियों को जन्म देकर पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा करते हैं और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे बच्ची का शादी हमारे नजर के सामने हो, हमारे इच्छा के अनुसार हो। वो अगर होता नहीं तो उनका पूरा दुनिया टूट गया, ऐसा एक परिस्थिति उनके जीवन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये बदलाव हम जल्द से जल्दी लाकर लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे।